नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं राजस्थान एग्जाम पाठशाला। और आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण डीप डाइव करने वाले हैं। आज के इस डीप डाइव के लिए हमारे पास राजस्थान एग्जाम पाठशाला की एक बहुत ही डिटेल स्लाइड डेक है। और इस स्लाइड डेक में भारतीय न्यायपालिका का पूरा ढांचा समझाया गया है। खासतौर पर राजस्थान हाई कोर्ट की जो ऐतिहासिक यात्रा रही है उसे बहुत अच्छे से कवर किया गया है। तो बच्चों, अपनी नोटबुक में निकाल लीजिए और इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए। हम बात कर रहे हैं संविधान के भाग 6 की। इसमें आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक राज्यों के हाई कोर्ट्स के बारे में बताया गया है। पर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इन अदालतों की शुरुआत आज़ादी के बाद नहीं हुई थी। इसकी कहानी आज़ादी से लगभग 90 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। हाँ, और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, साल याद रखिए 1862। इस साल कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में पहले 3 हाई कोर्ट्स बनाए गए थे, जिनमें कैलकाटा हाई कोर्ट सबसे पुराना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी स्थापना की गई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अंग्रेजों ने अचानक इतने हाई कोर्ट्स क्यों बनाए। यही तो, मतलब उनका मकसद कोई लोकतांत्रिक न्याय देना थोड़ी ना था। उन्हें तो बस अपने प्रशासन और व्यापारिक हितों को बचाना था। सही पकड़ा। 1862 का वो दौर ब्रिटिश राज का था। उन्हें पूरे सिस्टम पर एक मजबूत कानूनी पकड़ बनानी थी। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो स्थिति पूरी तरह से बदल गई। अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अंग्रेजों की इन अदालतों को और जो सैकड़ों अलग-अलग रियासतें थीं, उनकी न्याय प्रणालियों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए, एक मॉडर्न संवैधानिक ढांचा कैसे बनाया जाए। और उस एकीकरण यानी इंटीग्रेशन की सबसे शानदार मिसाल हमें राजस्थान की कहानी में देखने को मिलती है, जो हमारी स्लाइड डेक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। तो चलिए स्लाइड नंबर 2 पर आते हैं। बच्चों, ये डेट अपने दिमाग में बिठा लीजिए। 29 अगस्त 1949। इस दिन जयपुर में महाराजा सवाई मानसिंह द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट का उद्घाटन किया गया था। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। ये सिर्फ एक नई बिल्डिंग का खुलना नहीं था। सोचिए, उस दिन प्रथम मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा जी ने शपथ ली थी। हाँ, और उनके साथ 11 अन्य न्यायाधीशों का एक पूरा पैनल था। अगर एग्जाम में सवाल आए कि पहले चीफ जस्टिस कौन थे, तो आप कमलकांत वर्मा लिखेंगे। और इन 11 जजेस में अलग अलग रियासतों के दिग्गज शामिल थे, जैसे जोधपुर से नवल किशोर और कुंवर अमर सिंह, जयपुर से कानवरलाल बफना, उदयपुर से जवान सिंह राणावत। मतलब कल तक जो रियासतें अपने अलग कानून से चल रही थीं, अब वो सब एक ही न्याय व्यवस्था के छतरी के नीचे आ रही थी। ये कानूनी रूप से कितना बड़ा कदम था भारत के लिए। लेकिन बच्चों, यहाँ पर स्लाइड डेक में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अगर इस्टेब्लिशमेंट 1949 में जयपुर में हुआ, जो कि राजधानी भी थी, तो आज मुख्य पीठ जोधपुर में क्यों है? ये बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के बीच। और यहीं पर राज्य निर्माण की सबसे बड़ी कश्मकश बाहर आती है, शक्तियों का बंटवारा। तो इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। जब राजस्थान बन रहा था, तो अलग अलग ताकतवर रियासतों के बीच ये खींचतान चल रही थी कि राजधानी कहाँ होगी और बड़े इंस्टीट्यूशंस किसे मिलेंगे। सही बात है। इसी पॉलिटिकल बैलेंस को बनाने के लिए भारत सरकार ने 1957 में पी सत्यनारायण राव समिति का गठन किया। इस कमेटी का नाम जरूर याद रखिएगा। तो इस कमेटी ने क्या डिसाइड किया? क्या उनका लॉजिक ये था कि सारी पावर एक ही शहर में नहीं होनी चाहिए? एकदम वही बात थी, विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन का नियम। कमेटी ने सिफारिश की कि अगर राजधानी जयपुर में है तो न्यायपालिका का मेन सेंटर किसी दूसरे बड़े शहर में होना चाहिए। और इसी वजह से 1958 में हाईकोर्ट की मुख्य पीठ को जोधपुर शिफ्ट कर दिया गया और उस समय जयपुर खंडपीठ को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। पर प्रैक्टिकल लेवल पर देखें तो ये आम लोगों के लिए बहुत मुसीबत बन गई थी, खास करके ईस्टर्न राजस्थान के लोगों के लिए। हाँ, मतलब अगर किसी को छोटा सा जमीनी विवाद भी सुलझाना हो तो उसे पूरा राज्य क्रॉस करके जोधपुर जाना पड़ता था। ये तो जस्टिस एक्सेस करने के बेसिक राइट के ही खिलाफ लगता है। इसी असंतोष ने प्रोटेस्ट को जन्म दिया। न्याय सिर्फ निष्पक्ष होना काफी थोड़ी है, उसे लोगों की पहुंच में भी होना चाहिए। कानूनी खर्च और दूरी बहुत बड़ा मुद्दा बन गए और इसीलिए सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। बच्चों, ये डेट लिखिए, 8 दिसंबर 1976। इस दिन जयपुर खंडपीठ को वापस शुरू करने का आदेश निकला। और फाइनली 31 जनवरी 1977 से जयपुर बेंच ने दोबारा अपना काम शुरू कर दिया।
तो ये एक पूरी जर्नी थी ज्योग्राफी और जस्टिस के बीच बैलेंस बनाने की। वैसे बच्चों, जब आप हाई कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ छोटी छोटी बातें एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं, जैसे अदालत का आदर्श वाक्य क्या है। हाँ, अदालत का आदर्श वाक्य है सत्यस्य जयोस्तु, जिसका मतलब होता है सत्य की जीत हो। और एक और बहुत इंस्पायरिंग फैक्ट है, इस फील्ड में महिलाओं ने भी बहुत पहले अपना परचम लहरा दिया था। केरला हाई कोर्ट की अन्ना चांडी भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। और लीला सेठ का नाम तो सबको पता ही होगा, जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनकर उन्होंने इतिहास रचा था। बिल्कुल। अब चलिए थोड़ा ज्योग्राफी की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं आर्टिकल 214 और 231 पर। इसमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास यानी पैराडॉक्स है। संविधान के स्ट्रक्चर को देखकर स्टूडेंट्स अक्सर इसमें उलझ जाते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, आर्टिकल 214 साफ कहता है कि हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, पर आगे चलकर आर्टिकल 231 कहता है कि संसद चाहे तो 2 या ज्यादा राज्यों के लिए एक जॉइंट हाई कोर्ट बना सकती है। और यही सवाल उठता है कि जब हर राज्य की सरकार अलग है, उनका बजट अलग है, तो एक ही कोर्ट क्यों शेयर करना पड़ता है? मुझे भी यही लगता है कि इससे तो कोर्ट के ऊपर केसेस का पहाड़ टूट पड़ता होगा। एक ही अदालत इतने सारे राज्यों का लोड आखिर कैसे संभालती है? देखिए, सरफेस पर ये इम्प्रैक्टिकल लगता है, लेकिन अगर हम थोड़ा इकोनॉमिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के एंगल से सोचें तो इसका लॉजिक क्लियर हो जाता है। तो क्या ये पूरा मुद्दा पैसों और रिसोर्सेज का है बच्चों? आप भी सोच कर देखिए। काफी हद तक हाँ। अब जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट का एग्जाम्पल लीजिए, एक टाइम पर तो ये पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अकेले संभालता था। आज भी ये 4 राज्यों को देखता है ना? असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। एकदम सही। अब सोचिए, नागालैंड या मिजोरम की आबादी कितनी कम है अगर हम यूपी या महाराष्ट्र से कंपेयर करें। वहाँ केसेस का वॉल्यूम उतना होता ही नहीं है। तो हर छोटे राज्य के लिए एक अलग बड़ी बिल्डिंग बनाना, इतना बड़ा स्टाफ रखना, पूरी जगहों की फौज खड़ी करना, ये तो इकोनॉमिकली बहुत महंगा पड़ेगा। बिल्कुल, इसीलिए रिसोर्सेज को शेयर किया जाता है। जैसे चंडीगढ़ हाई कोर्ट को देख लीजिए, वो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों का काम देखता है। हाँ, और बॉम्बे हाई कोर्ट भी तो है, जो महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा, दमन दीव और दादर नगर हवेली के केसेस भी सुनता है। इस पॉइंट को जरूर नोट करें बच्चों। यह दरअसल संविधान बनाने वालों की दूरदृष्टि थी। उन्हें पता था कि कल को स्टेट्स की बाउंड्री बदल सकती हैं, नए राज्य बन सकते हैं। इसीलिए उन्होंने पार्लियामेंट को ये पावर दी कि वो आबादी और ज्योग्राफी के हिसाब से कोर्ट सिस्टम को एडजस्ट कर सकें। हाँ, अब अदालतों की इन बिल्डिंग और जगहों की बात तो हो गई, लेकिन असली सिस्टम तो उन लोगों से चलता है जो इन कुर्सियों पे बैठते हैं, यानी हमारे जजेस। एग्जैक्टली। और बच्चों, यहाँ से पेपर में पक्का सवाल बनता है, इन जगहों की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट कैसे होती है? स्लाइड डेक में इसे बहुत डिटेल में समझाया गया है। तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल 217 से। भारत में 1993 से एक कोलिजियम सिस्टम लागू है, जिसके तहत सारी अपॉइंटमेंट्स होती हैं। अगर मैं इसे सिंपल भाषा में समझाऊं तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है बच्चों, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उस राज्य के राज्यपाल से सलाह लेनी पड़ती है। और अगर बाकी जजेस की नियुक्ति करनी हो तो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी सलाह ली जाती है। पर सर, मेरा एक सवाल है यहाँ पर, और शायद क्लास में बैठे बच्चों को भी ये लग रहा होगा, क्या ये सिस्टम थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब कैसे? थोड़ा और इलैबोरेट करिए। मतलब लोकतंत्र में तो सब कुछ जनता चुनती है या हमारे चुने हुए नेता चुनते हैं, पर यहाँ तो जज ही नए जज को चुन रहे हैं। क्या इससे क्लोज्ड क्लब वाली फीलिंग नहीं आती? ये पुशबैक बहुत ही कॉमन है और इस पर काफी बहस भी होती है। कोलेजियम सिस्टम को लोग ट्रांसपेरेंसी की कमी के लिए क्रिटिसाइज करते हैं। हाँ, तो फिर इसे रखा क्यों गया है? इसके पीछे का मेन लॉजिक क्या है? लॉजिक समझने के लिए थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आज़ादी के कुछ दशकों बाद सरकार ने अपनी पसंद की जगहों को पुश करना शुरू कर दिया था। जो जज सरकार के खिलाफ थे, उन्हें साइडलाइन किया जाने लगा। ओह, तो ये कोलिजियम सिस्टम असूलन इन नेताओं और पॉलिटिक्स को कोर्ट से दूर रखने के लिए लाया गया था। बच्चों, ये पॉइंट बहुत डीप है। एकदम सही। न्यायपालिका को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बचाने के लिए एक फायरवॉल बनाई गई, ताकि कोई भी रूलिंग पार्टी अपने पसंदीदा वकीलों को बेंच पर ना बैठा सके। ये तो सच में काफी लॉजिकल है। अब थोड़ा क्वालिफिकेशंस पर आते हैं। अगर किसी को जज बनना है तो क्या क्राइटेरिया है? एग्जाम में या ऑप्शंस में आता है? पहली शर्त, भारत का नागरिक होना चाहिए।
दूसरी, कम से कम 10 साल तक कोई जुडिशियल पोस्ट होल्ड की हो या फिर 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो। और उनका कार्यकाल यानी टेन्योर 62 साल की एज तक होता है। पहले ये 60 साल था, पर 1963 में 15वें अमेंडमेंट से इसे बढ़ा दिया गया था। बिल्कुल। लेकिन अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसे हमारी स्लाइड डेक में एग्जाम ट्रैप कहा गया है, क्योंकि यहाँ आकर अच्छे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। हाँ बच्चों, अपनी कॉपी में बड़ा बड़ा लिख लीजिए एग्जाम ट्रैप। ये उनकी सैलरी और पेंशन से जुड़ा हुआ मामला है, और मैं आपको इसका एक मस्त एग्जाम्पल देती हूँ। चलिए देखते हैं कि आप इसे स्टूडेंट्स को कैसे एक्सप्लेन करती हैं। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि एक इंसान किसी कंपनी की लोकल स्टेट ब्रांच के लिए दिन रात काम कर रहा है, तो उसकी सैलरी तो वो लोकल ब्रांच ही देगी, है ना? हाँ, लॉजिकली तो यही बनता है। पर सोचो, जब वो रिटायर होता है तो उसका पेंशन का चेक वो लोकल बॉस नहीं देता, बल्कि सीधा ग्लोबल हेडक्वार्टर्स से आता है। वाह, ये एनालॉजी तो काफी बढ़िया है। इससे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है। तो ठीक इसी तरह हाई कोर्ट के जजेस को सैलरी और अलावेंस राज्य की संचित निधि यानी स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से मिलते हैं, पर उनकी पेंशन भारत की संचित निधि यानी सेंटर से आती है। और इसके पीछे का कारण जानना भी उतना ही जरूरी है। असल में हाई कोर्ट में ज्यादातर केसेस स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं। हाँ, जज साहब तो रोज पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और स्टेट पॉलिसीज के खिलाफ ऑर्डर्स पास करते हैं, तो सैलरी उनसे लेना तो समझ आता है, क्योंकि वो स्टेट में काम कर रहे हैं। पर अगर उनकी पेंशन भी स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती तो सोचिए क्या होता। राज्य सरकार बदला लेने की कोशिश कर सकती थी। बिल्कुल, वो कह सकते थे कि जज साहब, आपने तो हमारे खिलाफ बहुत फैसले सुनाए, अब आपकी पेंशन फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। संविधान बनाने वालों ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला, पेंशन को सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से लिंक कर दिया, ताकि जज बिना किसी डर के इंडिपेंडेंट फैसले ले सके। ये वाकई में कमाल की प्लानिंग थी। पर सर, एक सवाल और आता है दिमाग में। अगर जजेस को इतनी सिक्योरिटी मिल गई, तो क्या होगा अगर कोई अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने लगे? यहाँ सिस्टम थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है। हाँ। उन्हें उनकी कुर्सी से हटाया जा सकता है, पर उसकी प्रोसेस इतनी आसान नहीं है। बच्चों ध्यान दीजिए, इस प्रोसेस को हम महाअभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं, जो आर्टिकल 124(4) में आता है। इसके बारे में बताएं फिर। इसके सिर्फ दो ही ग्राउंड होते हैं, या तो सिद्ध कदाचार यानी प्रूवन मिसबिहेवियर, और या फिर असमर्थता यानी इनकैपेसिटी। बस इन्हीं दो केसेस में जज को हटाया जा सकता है। और इन नोट्स के हिसाब से ये प्रोसेस शुरू करना ही अपने आप में एक पहाड़ चढ़ने जैसा है। अगर लोकसभा से शुरू करना है तो कम से कम 100 एमपीज के साइन चाहिए, और राज्यसभा में 50 मेंबर्स के। और यहाँ तक कि अगर प्रपोजल एक्सेप्ट हो भी जाए तो एक 3 मेंबर्स की इंक्वायरी कमेटी बनती है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जज, एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और एक एमिनेंट जूरिस्ट होता है। और बात वहीं खत्म नहीं होती। अगर वो कमेटी जज को दोषी मान भी ले, तो फिर उस प्रस्ताव को दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी से पास करवाना पड़ता है। स्पेशल मेजॉरिटी यानी कुल सदस्यों का बहुमत, और प्रेजेंट और वोट करने वालों का 2/3 2/3। जब ये पूरी अग्नि परीक्षा पास होती है, तब जाकर राष्ट्रपति हटाने का ऑर्डर निकालते हैं। इस प्रोसेस को इतना कठिन इसलिए बनाया गया है ताकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने थोड़े से पावर का मिसयूज करके किसी ईमानदार जज को निकाल ना सके। एकदम सही। अब जजेस की कुर्सी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इन हाई कोर्ट्स की जो एक्चुअल शक्तियां हैं उन पर बात करते हैं। तो बच्चों, अगली स्लाइड पर फोकस करिए। ये एग्जाम का सबसे स्कोरिंग एरिया है। 2 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हाई कोर्ट को असीम ताकत देते हैं। पहला है आर्टिकल 215। आर्टिकल 215 हाई कोर्ट को एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या अभिलेख न्यायालय बनाता है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है वो समझना जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि हाई कोर्ट का हर एक वर्ड, हर दलील और हर फैसला हमेशा के लिए रिकॉर्ड में सेव कर लिया जाता है। और ये सिर्फ सेव नहीं होता, बल्कि फ्यूचर के लिए एक लॉ बन जाता है। अगर कल को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई वैसा ही केस आता है, तो लॉयर पुराने जजमेंट का हवाला देकर केस जीत सकता है। आने वाला है जिसका असर सीधा आम आदमी पर पड़ता है। बिल्कुल बच्चों, इसको डबल स्टार मार्क कर लो। आर्टिकल 226 ये वो ब्रह्मास्त्र है जो न्यायालय को 5 तरह की रिट्स इशू करने की पावर देता है। वैसे इन रिट्स को हम सुपर पावर बोल सकते हैं।
जब स्टेट की मशीनरी फेल होने लगती है तो ये रिट्स एक इमरजेंसी ब्रेक का काम करती हैं। हाँ, और ये रिट्स कानून का सबसे लिविंग हिस्सा है। चलिए एक एक करके इन पांचों ब्रेक्स को डिकोड करते हैं। तो पहली रिट लिखिए बच्चों, हैबियस कॉर्पस, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका लिटरल मीनिंग है शारीरे उपस्थित करना या टू हैव द बॉडी ऑफ। ये पर्सनल लिबर्टी की सबसे बड़ी रक्षक है। इसको हम उसी 2 बजे रात वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर पुलिस किसी को इलीगली उठा ले और उसकी कोई खबर ना दे तो उसकी फैमिली हाईकोर्ट जाएगी। और तब कोर्ट सीधा हैबियस कॉर्पस इशू करेगा, पुलिस को आदेश देगा कि उस व्यक्ति को तुरंत कोर्ट में फिजिकल फॉर्म में पेश करो। और पुलिस को बताना पड़ेगा कि किस कानून के अंडर अरेस्ट किया है। अगर कोई सॉलिड रीजन नहीं मिला तो कोर्ट उसी सेकंड उस इंसान को छोड़ने का आदेश दे देगा। ये डिक्टेटोरियल बिहेवियर को काउंटर करने का सबसे शार्प टूल है। अब दूसरी रिट पर चलते हैं, मैंडेमस, जिसे हिंदी में परमादेश कहते हैं। जिसका मतलब है हम आदेश देते हैं। बच्चों, इसका यूज तब होता है जब सरकारी बाबू अपना काम नहीं करते। सर, इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दीजिएगा। मान लीजिए किसी शहर में डेंगू बहुत बुरी तरह फैल गया है, लेकिन वहां की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सफाई और दवाई का कोई इंतजाम नहीं कर रही है, अपना कानूनी फर्ज निभाने से भाग रही है। तो आम जनता कोर्ट जा सकती है और कोर्ट उस कॉर्पोरेशन को मैंडेमस इशू करके बोलेगा कि हम आदेश देते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी करो वरना सजा मिलेगी। एकदम ठीक। ये सोते हुए सिस्टम को जगाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। अब आती है तीसरी रिट। बच्चों नोट करिए, क्वो वरांटो, यानी अधिकार पृच्छा। मतलब आपने किस अधिकार से ये कुर्सी ली है। ये नेपोटिज्म और करप्शन को खत्म करने के लिए बनी है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो किसी व्यक्ति ने अपनी पॉलिटिकल सेटिंग लगाकर या फेक मार्कशीट दिखाकर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चीफ मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट हथिया ली। तब कोर्ट को वारंटो का यूज करता है। कोर्ट सीधा उस ऑफिशियल से पूछता है कि भाई आप किस अथॉरिटी के साथ इस पोस्ट पर बैठे हो, अपनी क्वालिफिकेशन प्रूव करो। और अगर वो प्रूव नहीं कर पाया तो कोर्ट तुरंत उसकी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देगा और उसको कुर्सी से बाहर निकाल देगा। सही बात है। अब आखिरी 2 रिट्स बचती हैं जो थोड़ी सी टेक्निकल हैं, क्योंकि ये हाई कोर्ट अपनी छोटी अदालतों यानी लोअर कोर्ट्स के खिलाफ इशू करता है। हाँ बच्चों, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। चौथी रिट है सर्शियोरारी, यानी उत्प्रेषण, जिसका मतलब होता है मंगा लेना। इसको एक मेडिकल एनालॉजी से समझते हैं। सर्शियोररी एक तरह का पोस्ट सर्जरी करेक्शन है। मतलब जब लोअर कोर्ट किसी ऐसे केस में फैसला सुना दे जो उसके राइट में था ही नहीं, यानी पावर ना होते हुए भी ऑर्डर पास कर दिया, तो हाई कोर्ट इस रिट का इस्तेमाल करके उस लोअर कोर्ट के फैसले को कंप्लीटली कैंसिल कर देता है और उस पूरे केस की फाइल अपने पास ऊपर कोर्ट में मंगा लेता है। तो बच्चों, सर्टियोररी फैसला आने के बाद लगती है, लेकिन जो 5वीं रिट है प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध, वो अलग है। सर, इसके बारे में बताएं। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना। अगर सर्टियोररी पोस्ट सर्जरी ट्रीटमेंट है तो प्रोहिबिशन बीमारी की रोकथाम है। ओह, तो मतलब अगर किसी लोअर कोर्ट में केस चल रहा है और हाई कोर्ट को लगता है कि इनके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो वो फैसला आने का वेट नहीं करेगी। बिल्कुल नहीं। हाई कोर्ट केस के बीच में ही प्रोहिबिशन रिट इशू कर देगी और लोअर कोर्ट को स्ट्रिक्ट आदेश देगी कि रुक जाइए, ये मामला आपकी रेंज से बाहर है। वाह, ये तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात हो गई। तो बच्चों, ये थी 5 रिट्स। अगर आप इन रिट्स को समझ गए तो समझ लीजिए आर्टिकल 226 आपकी मुट्ठी में है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो बिना इन रिट्स के हमारे फंडामेंटल राइट्स का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ये राइट सिर्फ पेपर पर लिखे शब्द बनकर रह जाएंगे। एकदम सही सर। जब भी गवर्नमेंट मशीनरी आम आदमी को दबाने की कोशिश करती है तो ये रिट्स ही बैलेंस वापस लाती हैं। आज की हमारी स्लाइड डेक का पूरा निचोड़ यही है। 1862 से लेकर आज तक की हाईकोर्ट की जो जर्नी है वो सिर्फ इसलिए है ताकि आम नागरिक पावर के सामने बेबस ना फील करे। बिल्कुल। तो बच्चों, हमने पूरी जर्नी को आसान भाषा में डिकोड कर लिया है। मुझे उम्मीद है आप सबने नोट्स अच्छे से बना लिए होंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो चैनल राजस्थान एग्जाम पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करिए। कीप लर्निंग।